वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यकसा सिविल कोड की वकालत की है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान हसनैन मसूदी का कहना है कि लॉ कमीशन की जानिब से इस मामले में अवाम की राय तलब की गई है। उनका कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल बीजेपी यकसा सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है। जेएनके कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त यूसीसी का मसला उठाना अपने आप में यह जाहिर करती है कि बीजेपी इस मामले पर सियासत कर रही है। पार्टी तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने कहा कि इसके निफाज के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका में हर रियासत और सूबे के अलग अलग उसूल और जवाबित हैं। उन्होंने कहा कि अगर यकसा सिविल कोड कौमी मफाद में है तो वो बतौर ओपोजिशन इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर ये उनकी पार्टी के मफाद में है तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि एक डोजियर तैयार किया जाए और उस पर बहस की जाए, फिर अपना फैसला सुनाए। बीजेपी यकसा सिविल कोड का दिफा कर रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, लॉ कमीशन 21वें लॉ कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन ना हो और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लॉज में जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वीं लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। 75 साल से ज्यादा देश की जमहूरियत चली है और देश चला है मजबूती से, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, अभी देश का मुद्दा नहीं है। जो 21वां लॉ कमीशन था उसने कहा था कि ये ना तो जरूरी है, ना नेसेसरी है, ना डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और देश के तजर्बे में बताया है कि आप जबरदस्ती से कोई चीज थोपने के बजाय कंसेंसस और डिबेट डिस्कशंस के बाद उसमें करिए, और आवाज उन लोगों से आना चाहिए यहाँ इसकी जरूरत है। और पिछले लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट 2018 में दी है, आज नए सिरे से चुनाव के नजदीक इस किस्म का डिबेट, इस किस्म की धारणा को करना, मैं समझता हूँ ये महज एक राजनीति है, और ये अपने आप में एक राजनीति है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और चुनाव के अनकरीब नजदीक करना चाहती है। 9 साल से ये बात क्यों नहीं की उन्होंने?
एक तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों सिंगल आउट किया पर्टिकुलर कम्युनिटी? व्हाई? Have we arrived at a consensus? Have rest of the communities arrived at a consensus? Has he got the consent from all the communities? एक तो ये ऑब्जेक्शनेबल है मेरे हिसाब से कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नजर दौड़ाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें न सिर्फ रिलीजन की फ्रीडम है प्रैक्टिस करने की, बल्कि प्रीच करने की भी है। तो शायद बाय इम्प्लीकेशंस ये है कि इट शुड बी लेफ्ट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी कि वो डिसाइड करें कि कैसे होगा, क्या होगा। और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी कि एक ही फैमिली में कैसे ये होगा, एक मेंबर को एक रूल अप्लाई करेगा, दूसरे मेंबर को दूसरे रूल अप्लाई करेगा। When we say we are mother of democracy, अभी यूएस और हमारा ये हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, oldest, largest democracies, as we are, we should be proud of it. वहां पे तो हर स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर स्टेट में लॉज डिफरेंट हैं। हर स्टेट के लॉज दूसरे स्टेट से वेरी करते हैं। तो वहां अगर पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, तो यहां क्यों नहीं? यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल आउट करता। आज अगर वो प्रैक्टिसेस, वो रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, एक ऐसे प्रतिबिंब जो आजकल के जमाने में एक अटक रहे हैं, खटक रहे हैं, क्या उनको हम दूर करके कुछ स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, कुछ समानांतरण लाने पे, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या हम सभी शेष भारत को एक कोड से गवर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिर्फ सुझाव मांगे हैं अभी, जिससे भारत तो मजबूत होगा ही होगा, भारत में एक अखंडता और एकता की एक फीलिंग आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिव्यू भी हो जाएगा इन पुरानी प्रथाओं का, पुरानी प्रैक्टिसेस का। लेकिन जो अपोजिशन ने इस पे एक बवाल खड़ा करने की जिसे कहते हैं कोशिश की है, ना उसमें कोई औचित्य है, ना उसमें कोई सच है, बल्कि सस्ती राजनीति और खासकर नकारात्मक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी का एक जीता जागता नमूना है। ना देश माफ करेगा, ना इतिहास माफ करेगा ऐसे लोगों को। मुल्क भर में कल ईद उल अजहा मनाई जा रही है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि कश्मीर के बाजार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सरगर्मियां कम है। सिटी सेंटर लाल चौक के बाजारों को सजा दिया गया और दुकानदारों के पास जदीद किस्म के अशिया बिलखसूस गारमेंट्स, बेकरी, मिठाइयां और कई सारी चीजें मौजूद है। ताजिर और मकामी लोग खरीदारी में कमी, कोविड की वजह से माली बहरान, मरकजी शॉपिंग सेंटर्स में मार्केट सहूलत की कमी और सबसे अहम गर्मी की लहर को करार दे रहे हैं। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल समेत कई दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। दीगर अजला में भी नमाज ईद का सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ये लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो एक रीजन है, और दूसरा रीजन कोविड से, पता ही आपको कोविड के बाद ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं जो होना चाहिए। और यहाँ से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, वो रीजन हो सकता है, पार्किंग रीजन हो सकता है, वो मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है, अपना आप रहते हो पार्क नहीं कर सकते, वो रीजन नहीं है। ईद पे बहुत कम है, मार्केट स्लो है। मुझे लगता है उसका रीजन हो सकती है गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से मुझे लगता है काम कम है। अगर वो कि कारोबार जमीनी सतह पे कि वनकस तम किस्म मार्केट बल्कि आम दहा यूज लबन। तो मसला ये है कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते थे या आते हैं, लेकिन मसला जो सबसे बड़ा मसला है कि पार्किंग का मसला यहाँ पे। जैसे मैं हार्बन से आया हूँ तो मैंने गाड़ी रेडियो कश्मीर के पास में पार्किंग रखी है, वहां से फिर पैदल आना और यहाँ से फिर वापस पैदल जाना। अंजुमन औक़ाफ़ का कहना है कि हुकाम ने अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद को मुतल्ला किया है कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया के अफसरान ने आज सुबह अंजुमन औक़ाफ़ के अहदेदारों को इस फैसले से आगाह किया है। अंजुमन औक़ाफ़ ने गुज़िश्ता रिवायात को मद्देनजर रखते हुए ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा करने का ऐलान किया था। नमाज की इजाजत न मिलने पर अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा कि ईदगाह में नमाज को रोकना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है।
अंजुमन औक़ाफ़ ने मीरवाइज कश्मीर की मुसलसल नजरबंदी की भी मजम्मत की, जो रिवायती तौर पर ईद की नमाज से कब्ल ईदगाह में ईद का खुतबा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ईशान जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। ईशान, पहली बार ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस बार क्या वजह बताई जा रही है, उस पर अंजुमन का क्या रिएक्शन है? देखिए, जैसे ही अंजुमन ने कल वादा कर दिया कि वो किस टाइम ईदगाह श्रीनगर में नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ही आज और एक प्रेस रिलीज जो है उनकी तरफ से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सरकार है उनकी तरफ से उनको ये बताया गया है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ईदगाह के में नमाज पढ़ना। ट्रेडिशनली कश्मीर में लोग श्रीनगर के ज्यादातर जामा मस्जिद के बजाय ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की तादाद इकट्ठा होती है। लेकिन कुछ साल पहले से हमने देखा कि वहां पे एहतजाज होते थे, पत्थरबाजी होती थी, और पिछली बार जब हमने अपने सूत्रों से बात की थी पुलिस में, उनका कहना था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस वो होने नहीं देंगे। हालांकि वो कॉन्फिडेंट है कि हालात जो है अब सुधर चुके हैं, लेकिन वो ऐसे कोई भी चांस या रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से हालात पे कोई असर पड़े, और इसीलिए शायद इस बार भी अनुमति नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई नमाज पढ़ने की। हालांकि हम देखें तो पत्थरबाजी या ऐसे मुजाहिरों में काफी कमी आई है। वहां पर ईद के नमाज के आसपास या ईद के नमाज के बाद पत्थरबाजी जो है आधा दिन लगभग चलती थी, जिसके बाद पुलिस टेयर गैस के गोले दागती थी। लेकिन 2019 के जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद से अनुमति नहीं दी गई है कोई भी नमाज वहां पर पढ़ने की। पिछली बार जब तरशा अंद्रावी जो कि औकाफ की सदर हैं, उनने कहा था कि ईदगाह श्रीनगर में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद ही जब हमने अपने पुलिस के सूत्रों से बात किया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश अगर कोई करेगा या उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, और उसके देखते हुए उन्होंने वहां पर नमाज अदा करने देना मना कर दिया था। और इस बार भी शायद लगता है कुछ ना कुछ इनपुट्स या कुछ ऐसे होगा कि पुलिस ने इस बार भी शायद ये वादा नहीं जाना कि वहां पर नमाज अदा की जाए। लेकिन आपको पता है कि परसों अल्ताफ बुखारी भी मीरवाइज की रिहाई को लेकर अमित शाह से मिले, जहां पर उन्होंने CBMs की बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसमें कहा गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत मीरवाइज और भी कुछ जो मजहबी रहनुमा है उनको गिरफ्तारी से नजर या घर पे जो बंद हैं उनको रिहा किया जाए, जिसमें खासकर मीरवाइज का जिक्र किया था सईद अल्ताफ बुखारी ने। और उसके बारे में भी अंजुमन ने कहा है कि वो लगातार अपने घर में नजरबंद है, उनकी रिहाई जो है ईद पर होनी चाहिए। अब देखना ये होगा क्या सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ईद के आसपास जो है मीरवाइज अपने घर से बाहर है। बिल्कुल ईशान, और क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ईद के मौकों पर जो है जामा मस्जिद में इजाज़त नहीं मिल रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हालांकि बार बार ये दोहराया जा रहा है कि अब जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और वहीं मीरवाइज के हवाले से भी कि लगातार वो नज़रबंद है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अंजुमन का ये कहना है कि वो रिलीजियस ड्यूटीज़ अपनी जो है वो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। आगे इंतजामिया का क्या इस हवाले से फैसला होगा वो देखने वाली बात है। ईशान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल, प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा। समस्याओं से निपटने के लिए NDMA की पूरी तरह तैयारी।
इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10 वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। And third, the democracy has got to be defended. And how to defend it? By defending the sovereignty of the nation. And who does it? Our soldiers who guard our borders day in and day out in all temperatures, ranging from 50 degrees Celsius to minus 30 degrees Celsius. Gentlemen, ladies and gentlemen, when our constitution was enacted, adopted and given to us on 26th of November 1949, our great freedom fighters who sat in the Constituent Assembly, they concentrated on the fundamental rights and elaborately they wrote it in the Constitution, starting from Article 14 going up to Article 35. And it is rightly too, because all of them who sat in the Constituent Assembly, they had seen and they were denied all their rights by the colonial rulers of India. And naturally, they wrote about the fundamental rights. Fundamental duty did not occur, found no place in the Constitution then. It was 27 years later that the fundamental duties were brought in our Constitution. Chapter 4A and Article 51A. Gentlemen, however, that time, the reference of fundamental duties was not brought in the preamble of our Constitution. The preamble of the Constitution, as you are all legal luminaries, as you know, it is soul of the Constitution. And therefore, there is a reference that 3 words, that is awareness of fundamental duty, should also be included in the preamble of our Constitution. When we talk about the fundamental duties, it must be ingrained in the mind of our youth right from the very beginning. And if it is done, then only we can expect to have people like Captain Vikram Batra, Mahavir Chakra, posthumous, who, while fighting the Pakistanis on Kargil Heights, he said, "Dil mange mo." Excellent words. And ladies and gentlemen, I think for that we have got to introduce, and I think the most important pillar of democracy, that is judiciary, they can take cognizance of it, should be included in the textbooks of our classes, that is from 1 to 12, and that will be a good reminder of our fundamental duty. The quintessence of fundamental duties, ladies and gentlemen, is to serve the people, to be of some good to others. And here I am reminded of the 18th century Quaker missionary
Anthony Grelly of United States, and he had this to say, and I quote, "I shall pass this way. I shall pass this way but once. Anything good that I can do, any service that I can render to my fellow human beings, let me do it now. Let me not delay or neglect it." And he said, "Because I shall not pass this way again." Ladies and gentlemen, I think this is applicable to all of us, and we should follow it. Survival of democracy, as I mentioned, it dependent on the survival, protection, defense of our nation. That is our sovereignty. And for that, we have got to look and support all the four pillars of the democracy. Support our soldiers, as I mentioned, who guard our borders day in and day out. Ladies and gentlemen, I have been very lucky in my life. I served for 35 years as an infantry officer in the Indian Army. And I had the occasion, I had the good luck of fighting all the wars. 1962, I fought against the Chinese. 65, I fought against the Pakistanis. 71, I was there in liberation of Bangladesh. And when 1987, Indian peacekeeping force went to Sri Lanka, I was the leading brigade commander. And when a soldier is fighting on the front, what he wants the support of the nation. He wants to have the backing of the nation. And all the four pillars, as I mentioned, legislature, executive, judiciary, and the media, and the press, they all must support. That is his requirement. Ladies and gentlemen, when I talk of support to the soldiers, I am reminded of what Francis Quarles, he mentioned, and I quote, God and soldiers, people alike adore. God and soldiers, people alike adore, on the brink of danger and not before. After deliverance, everything is requited. God is forgotten and soldiers slighted. I am sure in my country, in our country, in your country, in India, it will not happen. Before I conclude, ladies and gentlemen, when I was coming here, I met a very wise man, and he asked me, "Where are you heading for?" So I mentioned to him the occasion. I mentioned to him the gathering. तो जम्मू में कन्वेंशन में अदालतों में ई इनिशिएटिव का आगाज किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलजी लद्दाख ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं और एक और चौंका देने वाले वाकये में कमरवारी के बर्थन इलाके के एक शख्स ने आज सुबह तकरीबन 7 बजे कमरवारी के मशहूर सीमेंट कदल से छलांग लगा दी। एसडीआरएफ और पुलिस की तलाशी सरगर्मी जारी है। कश्मीर में सुसाइड के हादसे काफी आम हो गए हैं। आज सुबह ही करीबन 7 बजे एक नौजवान ने कश्मीर के सीमेंट कदल, जो कमरवारी में स्थित है, यहां से ठीक इसी स्पॉट से जंप मारी और सुसाइड किया। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। हालांकि रिवर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अभी भी बॉडी की तलाश में है। आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, कुछ दृश्य है हमारे, अपने वीजे से कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ये ब्रिज है, ये ब्रिज की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी कम रखी गई है। यहाँ पर जहाँ पर कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बात हो रही है, वही दूसरी तरफ ये ब्रिज देख सकते हैं आप, एक हिस्टोरिक ब्रिज जिस पर अभी कोई काम नहीं चल रहा। और ये भी आपको यहाँ पे कहना चाहें कि ये सुसाइड का 15th इंसिडेंट है जो यहाँ पे आज पेश आया है। इसके मजीद आपको कहना चाहेंगे कि ये जो नया ब्रिज है, जो सीमेंट कदल पर काम चल रहा है, पिछले कई सालों से इस पुल का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सारे टेंडर्स निकले हैं इसके, कई सारे लोगों ने इसमें टेंडर्स डाले, लेकिन गवर्नमेंट जो है कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ से चल रहे हैं कितना डेंजरस है। आप ये लेवल देख सकते हैं जो फेंसिंग की लगी हुई है। श्री पीडी मिश्रा जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एन कोटेश्वर सिंह जी, न्यायमूर्ति श्री तासीर अवस्थान जी, न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन जी, न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार जी, हमारे महाधिवक्ता रैना साहब, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम शर्मा जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के सभी सम्मानित न्यायाधीशगण, यहाँ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू के नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भारत के मुख्य न्यायाधीश के करकमलों से संपन्न हुआ। एक आधुनिक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मैं समझता हूं कि आज के दिन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम आगे बढ़ा सके। लोग कह रहे थे कि भवन बहुत आधुनिक है, ढेर सारी खूबियां उसकी बताई गई, लेकिन ये 1800 करोड़ रुपए का बोझ भी जम्मू कश्मीर पर पड़ा है, जो श्रीनगर और जम्मू। तो मैं सोच रहा था कि अगर हर साल 500 करोड़ रुपए मैं प्रबंध करूंगा तो ये फिर 3 साल में इसका उद्घाटन हो पाएगा। लेकिन ये आवश्यकता थी और ये जरूरत थी, लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और मैं आभारी हूं भारत सरकार का, क्योंकि जब मुझे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि एकदम होना ही है, तो हमारी सीमा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर बहुत छोटी सी यूटी है, संघराज्य क्षेत्र है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि हमारे लिए मुश्किल काम था। लेकिन मैं आभारी हूं भारत सरकार का। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हाँ करिए और जो भी धन आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं समझता हूं कि हम सबके लिए खुशी का विषय है। संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अत्याधुनिक, सहज एवं सरल बनाने के जो प्रयास हुए हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। एक घटना मुझे याद आती है, मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर को अंतिम शुक्रवार था। उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा, साहब आज दरबार मूव हो रहा है, श्रीनगर से जम्मू जा रहा है, आपको वहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो मैं गया, वहां देखा तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल रख करके श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। मैंने पूछा क्या है? कहा दरबार मूव हो रहा है। मैंने कहा एक ऐसा दरबार है जो ट्रक में मूव होता है। फिर हम लोगों ने तय किया कि अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक वापस नहीं जाएगी। और मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर प्रशासन का हर कार्यालय पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर आधारित है और देश में सबसे ज्यादा ई सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ही जनता के लिए उपलब्ध कराया। ई गवर्नेंस में यूटी श्रेणी में हम प्रथम हैं और इस सभागार में मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के समक्ष ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष जब भारतवर्ष में रैंकिंग होगी तो जरूर हम नंबर 1 होंगे। ऐसी कोशिश हम सब कर रहे हैं। न्यायतंत्र में भी टेक्नोलॉजी की सहूलियत से मैं समझता हूं कि जनता को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो इसके लिए प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि ये देश उनका कृतज्ञ रहेगा। ई कोर्ट सर्विसेज को प्रतिदिन मिल रहे लाखों हिट्स, नागरिक केंद्रित प्रयास और ईज ऑफ जस्टिस एवं डिजिटल सशक्तिकरण ये स्वाभाविक रूप से बस दिखाई पड़ रहा है। यह प्रयास इस बात का भी उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी अपने
अपनी क्षमता, संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करके एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकती है और लोगों के जीवन में सहजता और सुगमता ला सकती है। हमारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन का भार देश की संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मिले जुले संतुलन से जुड़ा हुआ है। देश के नीति निर्माताओं ने संविधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की और ये सुनिश्चित किया कि सभी संस्थाएं आम नागरिकों के लिए हितकारी हों तथा विविधता में एकता को हम सब कायम रख सकें। इन 75 सालों की यात्रा में देश ने सकारात्मक उन्नति की है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने मूल्यों को अक्षुण्ण बना रखते हुए आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया है। ये कहना मुनासिब होगा कि संविधान की छत्रछाया में, संविधान के निर्देशन में जन जन की सामूहिक ताकत ने विकास का एक लंबा रास्ता तय किया है तथा हर भारतीय की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता ने आज भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित किया है। मिश्रा जी ठीक कह रहे थे, अनंत काल से ही हमारे देश ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और आज एक बार फिर पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अनेक विषयों पर आप देख रहे हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मैं मानता हूं हमारे संविधान में निहित मानवीय गरिमा, सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक न्याय के मानवतावादी मूल्यों द्वारा ही शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की प्रगति संभव है। हमारी संस्कृति सामाजिक समता पर बल देते हुए कहा गया हमारे यहां, आत्मो पम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। समस्त प्राणियों को समान भाव से देखने के जीवन मूल्य एवं आदर्श अनेक वर्षों की सामाजिक आर्थिक स्वावलंबन की यात्रा के आधार रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से देश की जनशक्ति ने तीव्र गति से देश को आगे बढ़ाया है, हमारी देश को मजबूती प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर भी यही लिखा है, यथो धर्म तस्थो जय। जहां धर्म है, जहां सही व्यवस्था है, वहीं विजय है, वहीं जय है। देश के नीति निर्माताओं में श्री हरि विष्णु कामत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 24 मई 1949 को संविधान सभा में न्यायपालिका पर हो रही बहस में उन्होंने कहा था कि आज जिन अधिकारों को नागरिकों को दिया जा रहा है उनका रक्षण तथा संरक्षण करके न्यायपालिका संविधान की पवित्रता को सुनिश्चित करेगी। हमारे पूर्वजों की जागृति एवं सामाजिक चेतना की चरम अवस्था का इसे जीवन उदाहरण ही माना जा सकता है। इसी आदर्श के आधार पर देश की विकास यात्रा में न्यायपालिका ने संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित रखा है और जनतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए अपने दायित्वों का भी निर्वहन किया है। न्याय की प्रक्रिया में तेजी आए, इसके लिए अनेक परिवर्तन भी किए गए हैं, संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति तथा भारत सरकार का न्याय विभाग भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है, का भी उपयोग हो। टेक्नोलॉजी के सहयोग से पूरी प्रक्रिया को सीमलेस और स्पीडी बनाया जा सके। मुझे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक प्रोजेक्ट्स को बहुत कम समय में पूरा किया है और पूरी व्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश भी की है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को बधाई देता हूं। वर्चुअल कोर्ट, ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जैसे अनेक इनिशिएटिव्स के माध्यम से न्याय तक समग्र पहुंच को सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी बहुत प्रयास हुए हैं और इसलिए यूटी के लॉ डिपार्टमेंट के बजट में पिछले 2 वर्षों में
आवश्यक बढ़ोतरी मैं कहूं या मैं कहूं कि काफी बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। आज जम्मू कश्मीर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लॉयर चैम्बर की जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश हो रही है। मोमिनाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया गया है। उसी तरह सांबा, रामनगर, पुलवामा अनेक स्थानों पर नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स तथा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाए गए। दूर दराज के इलाकों में भी विवादों ऊंचाई